पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ था। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। 5 और 6 हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फिर हम लोग बैलेंस शीट वाले सम पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग ऑफर प्राइस वाले सम देखेंगे। ठीक है, नहीं दिया चलो। क्वेश्चन 5, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ WNS लिमिटेड। 1,20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का, अमाउंट हो गई 12 लाख। हमारे पास दो रिजर्व्स है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व। The company decided to buy back 25% of equity share capital at the rate ₹12। ये क्या प्रीमियम पे बाय बैक कर रहे हैं? अरे गुड मॉर्निंग, प्रीमियम पे बाय बैक कर रहे हैं। हाँ, कैसे पता चला? 12 रुपए में बाय बैक कर रहे हैं और शेयर कितने का है? 10 का। तो हम लोग कितने एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हो गया हमारा प्रीमियम। सब में तो कुछ है ही नहीं। फास्ट जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन, तो हम ये फिल कर देंगे हमारा फॉर्मूला बराबर। 1,20,000 शेयर है। क्या ये फुल्ली पेड अप है? दिख रहा नहीं है? 1,20,000 शेयर से ऑफ 10 ईच, क्या ये फुल्ली पेड अप है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला थोड़ी है ₹8 कॉल्ड अप या 8 पेड अप, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, 1,20,000 का 25% हम बाय बैक करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हमारे वर्किंग नोट में। सबसे पहले तो हम लिख देंगे हमारे रिजर्व्स क्या क्या है। रिजर्व्स में क्या है आपके पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम 70,000, जनरल रिजर्व 3,50,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 70,000 और जनरल रिजर्व 3,50,000। तो ये दो रिजर्व्स हमने लिख दिए। अब हम लोग 1,20,000 का 25% बाय बैक करेंगे। तो हम वर्किंग नोट में लिखेंगे कि भाई 1,20,000 शेयर से इसका 25% हम बाय बैक करेंगे। तो ये हो गया 30,000। इसका मतलब 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10, ये हमारा शेयर कैपिटल हुआ 3 लाख। इतना पैसा हमने देना है इक्विटी शेयर को, प्लस 2 रुपया प्रीमियम, क्योंकि 12 रुपये में बाय बैक कर रहे हैं। तो 30,000 के ऊपर 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो हो गया हमारा प्रीमियम विच इज 60,000। और तो कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। हमारा जितना क्वेश्चन से डेटा लेना था ले लिया। इक्विटी शेयर का 25% बायबैक कर रहे हैं, दो रिजर्व से 25% ही बायबैक कर रहे हैं और 12 रुपये में बायबैक कर रहे हैं। तो सारा कंसिडरेशन हमने कर लिया। अब आपने प्रीमियम जो एक्स्ट्रा देना है, इसे राइट ऑफ किस में से करेंगे? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से। चेक करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 60,000 है, यहाँ पे तो 70,000 पड़ा है। तो ले लो 60 जो चाहिए, ये बच गया 10,000। तो 60,000 हमें हमारी रिक्वायरमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम की हो गई फुलफिल। रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट है 3 लाख शेयर कैपिटल का पैसा देना है। फ्रेश इशू हमने कुछ भी नहीं किया है, तो प्रोसीड्स हो गया डैश। तो अभी भी कितना चाहिए? 3 लाख। सीआरआर कितना होगा? 3 लाख। तो सीआरआर हो गया 3 लाख। ये 3 लाख कहाँ से अरेंज करेंगे? पहले जनरल रिजर्व, उसमें चेक करते हैं। अरे 3,50,000 है, 3 लाख हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ बच गया 50,000। तो 3 लाख का जनरल रिजर्व डन। एक क्वेश्चन पूछता हूँ बताओ मेरे रिजर्व्स, इस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो कौन से हैं, बच गए हैं और कितने? तुम्हारे सामने मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बचा है? वेरी गुड, सिक्योरिटीज प्रीमियम बच गया है 10,000 और जनरल रिजर्व बच गया है 50,000। और कुछ? और कुछ नहीं। चलो याद रखना, आपने जितना रिजर्व से इकट्ठा किया है बायबैक करने के लिए, उतना आप ट्रांसफ़र कर देते हो सीआरआर में। तो आपका सीआरआर भी क्रिएट हुआ है। ये पता है मैंने क्यों पूछा? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो उस वक्त पे जो बची हुई चीज़ें वही तो लिखते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट। तो जो बच गया रिजर्व वो तो मेंशन करना पड़ेगा ना बैलेंस शीट में। तो एक तो ये रिजर्व बच गया, ये रिजर्व बच गया और ये रिजर्व क्रिएट हो गया। तो ये हम जाके लिखेंगे हमारी बैलेंस शीट में। क्लियर है?
चलो बैलेंस शीट बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, वहाँ पे देखेंगे कैसे। हम सिर्फ 3 चीज़ ढूंढेंगे, शेयर्स, रिजर्व्स और कैश। बाकी सब जो ओल्ड बैलेंस शीट में होगा वही उठा के लिख देंगे। बस बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर आपको वाइट होना चाहिए। चलो हो गया। अभी तो यहाँ पे जो भी हमने कैलकुलेशन करना था वो हो गया। अब इसके बेसिस पे हम एंट्री पास करेंगे। याद है कितनी एंट्री पास होगी? 4। पहली क्या होगी एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलो पहली एंट्री पास करते हैं हम। क्या नाम है इसका? WNS लिमिटेड। तो यहाँ पे लिख दिया जर्नल एंट्री WNS लिमिटेड का। पहला एंट्री पास होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नहीं प्रीमियम भी तो है, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल का 3 लाख देना था, एक्स्ट्रा हम 60,000 दे रहे हैं, तो टोटल हमने कितना पे करना है? 3,60,000। अब हमारी सेकेंड एंट्री आ जाएगी। सेकेंड एंट्री वैसे तो ये 3 लाइन की है, बट यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व यूज नहीं हुआ है, तो 2 लाइन की एंट्री हो जाएगी। क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो चलो ये भी पास करते हैं। सेकेंड एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ये है 60,000। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हमारी थर्ड एंट्री क्या आएगी? जनरल रिजर्व। ऐसे तो 3 लाइन की एंट्री है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों डेबिट टू CRR, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं हुआ, तो कितने लाइन की एंट्री? 2। क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व टू CRR। तो चलो थर्ड एंट्री भी पास करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विच इज 3 लाख। और चौथा एंट्री तो मुझे वो फॉर्मेट दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा टॉपिक का नाम है बायबैक। तो बायबैक के वक्त हम पे करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो कितना पे करेंगे बताओ? जितना होल्डर में ट्रांसफ़र किया है उतना ही हमने पे करना है, जितना ड्यू है उतना पे करेंगे। तो हमारी फोर्थ एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने पे कर दिया। कितना? 3,60,000। और ये सम हो गया ख़त्म। ठीक है, तो बायबैक की हमने 4 एंट्री पास कर दी, और कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इस क्वेश्चन में देखते हैं। थोड़ा सा यूनिक है, इसमें एक डिफरेंट चीज आई है क्वेश्चन में, तो देखेंगे क्या करना है। शटरवर्ल्ड लिमिटेड हैज इशूड कैपिटल ऑफ 1 करोड़। देखिए यहाँ पे कितने शेयर है वो नहीं बोला है, रुपीस बोला है। इशू किया है 1 करोड़ का कैपिटल ऑफ 10 ईच, 10 इक्विटी शेयर। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करूं तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 रुपये, 10 का एक शेयर है ना, तो ये हो जाएगा 10 लाख शेयर्स। मतलब ये जो कंपनी है शटरवर्ल्ड जो कंपनी है, रुपीस बोला है 1 करोड़, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स पे हम पता करते हैं कितने शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये 1 करोड़ को 10 से डिवाइड किया, तो मुझे पता चल गया 10 लाख शेयर्स हैं। आगे, द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वाज ₹1 लाख एंड जनरल रिजर्व 14 लाख। हमारे पास 2 रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख है और जनरल रिजर्व 14 लाख है। तो मैं चलो पहले रिजर्व लिख देता हूँ। हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में
सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख और हमारा जनरल रिजर्व है 14 लाख। तो चलो हमने दोनों रिजर्व्स भी लिख दिए। उसके बाद बोला है द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एट ₹8 पर शेयर। अभी जो 8 पर शेयर दिया ना, ये यूनिक है। इसमें हर बार हम 10 का 12 दे रहे थे या 10 का 10 ही दे रहे थे, 10 का 15 दे रहे थे, 10 का 20 दे रहे थे, एक्स्ट्रा दे रहे थे। इस बार एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या? इस बार तो कम दे रहे हैं। तो आपके होल्डर में उतना जितना कम हो गया, जो वैल्यू बचेगी वही जाएगी आपके होल्डर में। तो देखना क्या करना है इसमें। चलो सबसे पहले तो मुझे मालूम पड़ गया है कि भाई 20% ही बाय बैक कर रहे हैं। ये तो अमाउंट है, हमें पता किया 10 लाख शेयर है, तो 10 लाख में से कितना बाय बैक करेंगे हम? 20%। तो यहाँ पे हमने लिखा वर्किंग नोट में 10 लाख शेयर से इसका 20% हम बाय बैक करेंगे तो 2 लाख शेयर्स हो गए। हम इतना ही बाय बैक कर रहे हैं। 2 लाख शेयर है तो 10 रुपये का, तो ये हो गया 20 लाख। सर वो 8 में बाय बैक कर रहे हैं। देखो हम हमेशा क्या लिखते थे, 10 का शेयर अगर 12 में बाय बैक हो गया तो यहाँ तो 10 ही लिखते थे, एक्स्ट्रा 2 यहाँ लिखते थे ना। तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं करोगे चेंजेस, 8 में मत कर देना। यहाँ पे शेयर तो 10 का ही है ना, वो जो 2 रुपया कम दे रहे हैं वो हम जर्नल एंट्री में दिखा देंगे, वो हमें फायदा हो रहा है, हम पैसा कम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे। अब ये सेंटेंस का मतलब देखना, द कंपनी इशूड 5 लाख ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। हम जो बायबैक कर रहे हैं, बायबैक के लिए कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं फॉर दिस पर्पस, फॉर बायबैक। हमने 5 लाख का इशू किया है क्या? प्रेफरेंस शेयर। लेकिन कब? 2 महीने पहले। तो ऑब्वियस सी बात है 2 महीने पहले एंट्री पास होगी। तो इस बार फ्रेश इशू की एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ यूज किया जाएगा कि हाँ भाई हमने 5 लाख का जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया था बायबैक के लिए, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला है 2 months बैक, 2 महीने पहले ही इशू करके रखा है हमने, तो एंट्री पास होगी। चलो तो अब क्या करेंगे? अब तो ये हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं दे रहे, तो उसे राइट ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। आपने 2 लाख रुपए का बायबैक करना है शेयर्स, अमाउंट है 20 लाख, 5 लाख आपने अरेंज किया है, और कितना चाहिए? 15 लाख। तो ये 15 लाख क्या हो गया आपका? CRR। ये 15 लाख कहाँ से लाएंगे? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है। और मैंने कहा था बायबैक में सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम फ्री रिजर्व कंसीडर करते हैं, ज़रूरत पड़ने के टाइम पे इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कट करके मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं हम। तो 14 लाख का हमने जनरल रिजर्व ले लिया, यहाँ से इस्तेमाल किया 14 लाख, तो ये हो गया ख़त्म। और मुझे 1 लाख चाहिए तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से लूँगा 1 लाख, ये भी हो गया ख़त्म। तो ये है 1 लाख, हमारा हो गया रिक्वायरमेंट फुलफिल, ख़त्म। आपने कुछ एक्स्ट्रा एंट्री पास नहीं करनी है क्योंकि फ्रेश इशू जो हुआ है वो 2 महीने पहले हुआ है, उसकी एंट्री पास हो चुकी है। हम सिर्फ बायबैक की एंट्री पास करेंगे। वैसे तो मेरे बायबैक की 4 एंट्री में से पहली एंट्री है इक्विटी शेयर प्रीमियम, ये दोनों डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बट प्रीमियम तो है नहीं, तो 3 लाइन की जगह 2 लाइन की एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलो पहली एंट्री पास करते हैं, और इस एंट्री पास करते वक्त मैं वो जो 8 रुपया है वो उसका इफेक्ट दे देता हूँ। इसकी बुक में एंट्री पास हो रही है शटर वर्ल्ड लिमिटेड। अब जरा ध्यान देना, वैसे मैं एंट्री क्या पास करता था जब प्रीमियम पे देता था? तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये पास करता था ना। लेकिन अब तो प्रीमियम नहीं, एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, इस बार तो हम कम दे रहे, तो हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ये प्रीमियम हट के आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। हमें फ़ायदा हो रहा है, 10 के बदले हम सिर्फ 8 रुपये दे रहे हैं। तो ध्यान देना एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स्ट्रा तो दे नहीं रहे,
तो टू सिक्योरिटीज प्रीम कैपिटल रिजर्व, शेयर्स पे हमें फ़ायदा हो रहा है तो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब जरा ध्यान देना, ये तो 2 लाख शेयर 10 रुपये का, तो ये तो हो गया आपका 20 लाख, बट हम तो 8 रुपये ही दे रहे हैं, तो हम 2 लाख शेयर पे सिर्फ 8 रुपये दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका 16 लाख। दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें फ़ायदा हो गया 4 लाख। समझा? क्लियर? चलो ये एंट्री तो हो गई पहली वाली। सेकेंड एंट्री हमारी बनती है, वैसे तो ये दोनों डेबिट टू प्रीमियम एंड बायबैक, अब ये तो है ही नहीं, तो ये एंट्री पास होगी नहीं। अब ट्रांसफ़र करेंगे सीआरआर में, तो इस बार सिक्योरिटीज जनरल रिजर्व के साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, दोनों डेबिट टू सीआरआर। तो चलो पास करेंगे हमारी एंट्री सेकेंड, जनरल रिजर्व डेबिट विच इज हमने 14 लाख यूज़ किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट जो हमने 1 लाख यूज़ किया, और ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में विच इज़ 15 लाख। डन? चलो हमारी पहली वाली एंट्री हो गई, सेकंड हमें पास करनी नहीं पड़ी, थर्ड हमने पास कर दिया, और फोर्थ है पेमेंट का, तो चलो फोर्थ हम पे कर देंगे इक्विटी शेयर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बताओ कितना पे करेंगे? कितना पे करेंगे? 16 लाख, क्योंकि आपके होल्डर में कितना ट्रांसफ़र हुआ है? 16 लाख। तो इस सम को जरा ध्यान से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसमें एक यूनिक चीज़ दे दी है कि आप कम पे कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो ये भी हो गया हमारा सम ख़त्म। तो यहाँ पर होता है हमारा ए पार्ट ख़त्म। इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम तुम शुरू कर देना, 3 ही सम है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ बैलेंस शीट, ठीक है? आपका बैलेंस शीट किस तरह से बनेगा। एक बार मुझे फटाफट ये जो आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे 12th स्टैंडर्ड में, ये जरा बताओ मुझे, एसेट साइड में क्या क्या लिखते थे? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बस यही लिखते थे। डेटर और स्टॉक, वेरी गुड, और कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड, इन्वेस्टमेंट, बराबर ना? और आपके लायबिलिटी साइड में क्या आता है? अभी 12th के हिसाब से तो कैपिटल आता है, बट हम लोग अभी कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बराबर? ये दोनों ये कैपिटल आएंगे यहाँ पे, और फिर आपके रिजर्व्स आ जाएंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी रिजर्व है, सीआरआर, सब आएंगे। और क्या आता है यहाँ पे? डिबेंचर आता है, बैंक लोन आता है, उसके बाद आता है क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओडी, बराबर? हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी बैलेंस शीट को हम जब कंपनी के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे शेड्यूल 3 यूज़ करेंगे। तो पहले लायबिलिटी आएगा, फिर एसेट्स आएगा। आपने लायबिलिटी अभी अभी देखा कैसे क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो यहाँ पे जब लायबिलिटी के लिए बनाएंगे तो लायबिलिटी को बोलते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्या बोलते हैं? और एसेट्स को बोलते हैं एसेट्स। डन? इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। याद रहेगा?
मैं अभी हटा दूंगा यहाँ से, फिर पूछूंगा लायबिलिटी साइड को क्या कहते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या कहते हैं। इसमें तीन चीजें क्या, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट। एसेट्स में दो ही पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। हो गया, बाइट हो गया। क्यों, अभी तीन चार नाम ऐसे पूछ लो तो फटाफट बता देगा, ये नहीं बताया जाएगा। चलो लायबिलिटी साइड को क्या कहते हैं, इक्विटी एंड, कहाँ शेयर लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या है, इसमें तीन चीजें क्या, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। और एसेट्स में कितने पार्ट है, दो, क्या क्या है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। डन, अब तो वाइड हो गया होगा, ठीक है। तो चलो तुमसे शुरू करते हैं, बोलो बोलो कैसे था लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, तीन पार्ट है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, वेरी गुड। और एसेट्स, एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स, डन, आता तो है। अब मैं जिसको पूछूंगा थोड़ा सा इसे बढ़ा देता हूँ और फिर पूछूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल बढ़ा, और मैं सिर्फ इतना पूछूंगा लायबिलिटी साइड, ठीक है। चलो एक ही बार लिखाऊंगा यहाँ पे, दिखाऊंगा और फिर मैं यहाँ से मिटा दूंगा और फिर पूछना शुरू कर दूंगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें आता है पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व में हमारे सारे टाइप के रिजर्व्स, डन। फिर आ जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये हो जाएगा लायबिलिटी का टोटल। शेयर होल्डर फंड में दो चीजें क्या है, नहीं शेयर होल्डर फंड में अच्छा फुल फॉर्म चाहिए, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है अभी खुश, ठीक है अभी खुश है। हाँ चलो बोल के दिखाओ फिर, अब आप कौन बोलेगा, बोलो। वेरी गुड गर्ल, बोलो बोलो बोलो, तुम बोल रही थी, नहीं बोल रही थी सर, मैं तो ऐसे ही गुनगुना रही थी। हाँ वेरी गुड, हाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी तीन पार्ट है, ठीक है, क्या क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी। लो सिंपल है, इतना क्यों सोचना, ठीक है, तुम्हें याद हो गया बेटा, वेरी गुड, हाँ सुपर, ठीक है। अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर पूछेंगे। आपके नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम लिख देना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या लिखोगे, बस हो गया, थोड़ा और बढ़ गया, अब तो बोल पाओगे, नहीं शर्म आ रही, स्टार्टिंग का बोल, ठीक है बस इतना ही स्टार्टिंग का बोल दूंगा, शेयर होल्डर फंड। अरे ये यहाँ से बोलना है, यहाँ से देखो, इसको बैठोगे घर में आराम से पढ़ना शुरू करोगे कभी नहीं होगा, होगा टाइम लग जाएगा, अभी कर रहे हैं तो कर लो, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी शुरू करने से कसम खा के बैठो कि मैं बोल ही पाऊंगा, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में तीन पार्ट, ये याद तो हो गया है, देखो अब ये बोल देगा, देखो फटाफट बोलो। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें आता है पहला शेयर होल्डर फंड, इसमें दो चीज़ें आती है, दो ही चीज़ें आती है, ये तो मैंने फुल फॉर्म लिख के भी दिया था, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था, दो, हाँ वेरी गुड, शेयर कैपिटल, हाँ एक और एक और एक और एक और एक और आइटम, क्या 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 क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, क्या है, सेकंड क्या आता है ये बता दे, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें एक ही चीज आता है, लॉन्ग टर्म, तुम लोग कितने जीनियस हो लोग, ठीक है, वेरी गुड, थर्ड करंट लायबिलिटी है, थर्ड क्या है, करंट लायबिलिटी में आता है, ऊपर क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना, तो यहाँ पे क्या बात है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और एक शॉर्ट टर्म लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म
प्रोविजन, क्या लिखा, याद रहेगा। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बीच में जगह खाली रखी है ना, तो याद रखना वो। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर बिल पेबल, क्या है, ट्रेड पेबल। और अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, ये यही पूछूंगा, सिर्फ यही पूछूंगा अब मैं, यही पूछूंगा, ठीक है। नहीं करते ये लोग, लिख के थोड़ी बोलना है। यही होता है, इसी तरह से याद रखोगे तो याद होगा, नहीं तो बैलेंस शीट ही नहीं बनानी आएगी तो लिखोगे क्या, ठीक है। वेरी गुड। देखो ये लड़की बोल रही है अभी, बोलो। हाँ, वेरी गुड। इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक, इसमें आएगा शेयर होल्डर फंड, इस वेरी गुड। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, ये हो गया। थर्ड करंट लाभ, इसमें दो चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगी, मुझे पता है, बोलो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और मैंने कहा था तुम्हें याद रहेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेबल, अदर करंट लाभ। लिखना इसी तरह से, हाँ, लिखना इसी तरह से। हमने भले शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोला और फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोल दिया, बीच में 2 लाइन छोड़ के शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखना, याद कराने का तरीका है, लिखने का तरीका इसी तरह से होगा। डन। चलो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ हमारा फॉर्मेट में कैसे बनेगा ये रहा आपका लायबिलिटी साइड, इस तरह से बनेगा, ध्यान दो। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें 3 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बीच में ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। हमें मिल गया लायबिलिटी का टोटल, ठीक है। पूछो, चलो गायब करते हैं ऐसे। हाँ, अब चलो पूरा कौन बोल पाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट लायबिलिटी साइड। हाँ सबर, वहाँ पे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, मैंने अभी तक एसेट पे आया नहीं हूँ मैं, ठीक है। कौन बोल पाएगा पूरा, वेरी गुड। 1 2 3 4, एकदम कॉन्फिडेंस है ना, और 5, क्या बात है, आज तुम्हें मौका देते हैं, चलो बोलो। हाँ, उसके 3 पार्ट बताओ। नहीं, ऊपर नीचे हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती, बताओ। सुपर। और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता मैं बताता हूँ, हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हो गया ट्रेड पेबल, उसके बाद शॉर्ट टर्म। डन। चलो हो गया, सिंपल है, आ जाओ। तुम्हें याद है, हाँ बस इतना बता दो, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 चीजें कौन सी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 चीजें, वेरी गुड। शेयर होल्डर फंड, नील नहीं है, नॉन है नील, नॉन करंट, और लास्ट आता तो है तुम्हें, क्या डर रही हो, एसेट्स में आ जाए। एसेट्स में आता है ये रोमन नंबर 2, एसेट्स में आता है आपका पहला नॉन करंट एसेट, ठीक है, और सेकंड है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 2 ही आइटम है, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
डन। क्या क्या है? फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा एसेट्स के कितने पार्ट है? पहला करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है? और इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बोलो। एसेट्स, हाँ, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट, बोलो बोलो, रुक जाओ, कोई बीच में बोलेगा नहीं। हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आता है इन्वेंटरीज म्हणजे स्टॉक, इन्वेंटरीज म्हणजे स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल, ऊपर करंट लायबिलिटी में क्या आया था? ट्रेड पेएबल, यहाँ पे क्या आया? ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश जैसा, क्या? एंड कैश जैसा मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश, उसके बाद में अदर करंट एसेट्स। इधर भी 4 आइटम और भी हैं, बट यहाँ पे इस टॉपिक में, इस बायबैक में जो बैलेंस शीट बनेगा उसके लिए जितना बताया सफिशिएंट है। 1-2 आइटम और बढ़ते हैं, जब हम लोग फाइनल अकाउंट करेंगे उस वक्त पे वो सब डिटेल के साथ करेंगे। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं तो अननेसेसरी क्यों लिखना। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके 3-4 आइटम होते हैं, यहाँ पे एक आधा आइटम और बढ़ जाता है, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है हमने उतना ही लिखा है। ठीक है, चलो। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, अगर आपको पूरा बोलने नहीं आ रहा तो कैश ही बोल देना, और लास्ट में आएगा अदर करंट एसेट्स। वैसे पूरा बोलोगे तो अच्छी बात है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अरे भैया ये बोल रहे हैं हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक स्टेप आगे जाके बोल रहा है अदर करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो इक्विवेलेंट। चलो, सिर्फ मुझे ये सेकंड पार्ट बताओ, करंट एसेट्स क्या क्या आता है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ओके, अदर करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट। ठीक है, ऊपर एसेट्स में से पहला पार्ट क्या है? नॉन करंट एसेट, उसमें आएगा लिखा है वो भी गलत, हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलो एसेट साइड भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट। अब जरा ध्यान देना, नोट्स टू अकाउंट क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो, शेयर कैपिटल लिखा है हमने यहाँ पे। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, मैं थोड़ी ना यहाँ पे लिखूंगा भाई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऐसे नहीं लिख पाऊंगा ना मैं। यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, वैसे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर भी बताया था। यहाँ पे आता है आपका डिबेंचर और बैंक लोन में, एक एक करके यहाँ पे थोड़ी लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर, बिल पेएबल दोनों आता है। अदर करंट लायबिलिटी में बचा कुछ आउटस्टैंडिंग वो सब आ जाएगा। रिजर्व्स में आपको पता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज, ये सब आएगा, CRR, बराबर। अब ये एक एक आइटम थोड़ी लिखूंगा यहाँ पे मैं, इसी के लिए हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाते हैं? नोट्स टू अकाउंट गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितने आइटम है हर एक का डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आपको जाके देखना होगा नोट्स टू अकाउंट। मान लो हमने ये बैलेंस शीट प्रेजेंट की पब्लिक को, यहाँ पे लिखा है 20 लाख। अब वो हमसे पूछेगा शेयर होल्डर या कोई भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कि भैया इस 20 लाख में इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना बताओ। तो फिर हम बोलेंगे जाओ भाई एक काम करो, ये शेयर कैपिटल, इसका नोट टू अकाउंट बना है, इसका नोट्स बना है शेयर कैपिटल का, उसके अंदर आपको लिखा होगा इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, वो देख लो। फिर वो पूछेगा भाई आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, मैंने बोला 10 लाख। वो बोलते हैं इसमें कौन सा रिजर्व है,
बोला जाओ देखो हमारा नोट्स अकाउंट, उसमें लिखा होगा कौन से रिजर्व है, समझा। तो आपको जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, फाइनल अकाउंट में इन सबका नोट्स टू अकाउंट बनेगा, इन सबका 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 मतलब सबका नोट्स टू अकाउंट बनेगा, वहां पे सारी डिटेल लिखो, टोटल करके यहाँ लेके आओ, बराबर। लेकिन यहाँ इसके अलावा फाइनल अकाउंट के अलावा जो भी टॉपिक होगा उसमें आपको 3 ही नोट्स टू अकाउंट बनाना है। एक बनाना है शेयर कैपिटल का, दूसरा बनाना है रिजर्व्स का, और तीसरा बनाना है आपने कैश का। तो हमने भी बना दिया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैं हमेशा लिखूंगा हमें सेबी ने कितनी अथॉरिटी दी है शेयर्स की इशू करने की, फिर हमने कितने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ये टोटल करके मैं बैलेंस शीट में लिख दूंगा। रिजर्व्स में हमारे पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर, टोटल मिला के कितना है मैं जाके लिख दूंगा हमारे बैलेंस शीट में। कैश में ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस कितना था, और ये आपका कैश तो आपका रियल अकाउंट होता है, इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जर्नल एंट्री में जहाँ जहाँ डेबिट में आपको कैश दिखेगा वो ऐड कर दो, जहाँ जहाँ क्रेडिट में आपको कैश दिखेगा वो गोज आउट, तो वो माइनस कर दो, आपको कैश मिल जाएगा, जाके लिख दो। मतलब आपने शेयर कैपिटल की अमाउंट लिख दी, रिजर्व्स की अमाउंट लिख दी है, कैश की अमाउंट लिख दी है। बाकी आप पुरानी बैलेंस शीट देखो, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी वो ही डेटा उठा के यहाँ पे लिख दो, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। डन, समझा। चलो तो एक सम हम देखते हैं और इसे करते हैं कंप्लीट। मैं कल सबसे पहले लेक्चर में आपसे बैलेंस शीट लिखवाऊंगा पूरी, तो आज जाके आपने बैलेंस शीट को अच्छे से गो थ्रू करना है। जो जवाब देगा मतलब परफेक्ट लिखेगा वो बैठेगा, जो नहीं तो वो पीछे की क्लास में जाके बैठेगा, वहाँ पे जाके ये लिखेगा 2 बार 3 बार और फिर आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें बैलेंस शीट किस तरह से याद करनी है। मैंने अपनी कोशिश पूरी की है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तुम आज ही लिखोगी, वेरी गुड। चलो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टेक्सास लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। शेयर कैपिटल कितना है, 60,000 शेयर से इक्विटी शेयर 10 ईच, 8 पेड अप है। अब ये 8 पेड अप बोला है तो मतलब ये फुल्ली पेड अप नहीं है, हमें इसे फुल्ली पेड अप करना होगा, क्वेश्चन बोले या ना बोले हमें इसे फुल्ली पेड अप करना होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन है कि एक तो 25% से कम बायबैक करो या 25% बायबैक करो, और दूसरा है कि ये फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो हमारा काम है इसे फुल्ली पेड अप करना। आगे आपके पास ऑलरेडी आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 5 लाख के, आपके पास रिजर्व से 1 2 3 4 आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व 15,000 है, जनरल रिजर्व 60, प्रॉफिट एंड लॉस 50। तो मेरा काम है सबसे पहले जाके रिजर्व लिख देना। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये है 15,000, ये है 15,000, ये है 60,000, ये है 50,000। तो हमने चारों रिजर्व लिख दिए। डन। अदर लायबिलिटी आपके पास 3 लाख रुपए की है, एसेट्स में बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, और कैश आपके पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए का है, ठीक है। कंपनी टुक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू मेक द इक्विटी शेयर एलिजिबल फॉर बायबैक। चलो भाई एलिजिबल करना है, उन्होंने बोला कंपनी ने सारे स्टेप्स ले लिए बायबैक को एलिजिबल करने के लिए, तो हमारी कंडीशन फुलफिल करते हैं, इसे फुल्ली पेड अप बनाते हैं। मतलब मैं फाइनल कॉल करूंगा और फाइनल कॉल रिसीव करूंगा, 2 एंट्री पास करूंगा, 60,000 शेयर्स पे रिमेनिंग 10 है शेयर, 8 मिल चुका है, 2 रुपया पेंडिंग है, तो हम 2 रुपये का कॉल करेंगे और 2 रुपया रिसीव करेंगे। चलो तो हमारी एंट्री फाइनल कॉल की पास करेंगे। ये टेक्सास लिमिटेड का जर्नल एंट्री है। पहला इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, हमने फाइनल कॉल किया किसे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 जो शेयर्स थे उनको हमने 2-2 रुपये का कॉल किया,
तो ये हो गया 1,20,000, ये आ गया 1,20,000। हमने कॉल किया, अब हमें पैसा मिल जाएगा। तो पैसा मिल गया तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, वही इक्विटी शेयर फाइनल लिख दो या शेयर फाइनल लिख दो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हमें 1,20,000 मिल गया। अब हमारा शेयर फुल्ली पेड अप हो गया है। नाउ इट इज़ एलिजिबल फॉर बायबैक। तो हमारा जो क्वेश्चन में पहला कंडीशन बोला था, कंपनी टू कॉल नेसेसरी स्टेप्स टू मेक द इक्विटी शेयर एलिजिबल फॉर बायबैक, ये हमने कर दिया फुलफिल। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1,200 10% प्रेफरेंस शेयर एट पार इन ऑर्डर टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल। 20% को हमने बाय बैक करना है, उसके लिए 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। पहले तो मैं देख देता हूँ बाय बैक कितने करने, उसकी अमाउंट ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो 60,000 में से मैं कितना परसेंट बाय बैक करूँगा? 20%। तो 60,000 का 20% हम बाय बैक करेंगे, तो ये आ गया 12,000 शेयर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई 12,000 शेयर 10 रुपये का हो गया 1,20,000। डन। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? 1,200 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। तो हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा 1 फ्रेश इश्यू प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेस वैल्यू 1,200 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये वाला। इन्होंने बोला है 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, वैल्यू बोली नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि प्रेफरेंस शेयर 100 का है, तो हम भी 100 रुपये वाला ही इशू करेंगे। तो चलो ये आ गया 1,20,000। अब मैं इसकी एंट्री पास करूँगा, और तुम्हें याद है प्रोसीड मतलब फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये 1,20,000 में यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो 1,20,000 यहाँ पे यूज़ किया। तो चलो फ्रेश इशू की एंट्री पास करेंगे। आपने पब्लिक को प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो आपके पास आया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, और आपने क्या इशू किया? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने 1,20,000 रुपये का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया। डन। तो चलो अब ये भी हो गया हमारा काम। हमने 1200 प्रेफरेंस शेयर 10% वाला इशू किया एट पार, और हमने बायबैक के लिए 20% भी कैलकुलेट कर लिया। आगे बोला है द न्यू इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जो नए शेयर आपने इशू किए सबने सब्सक्राइब कर लिए, सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो अच्छी बात है, हमने तो एंट्री भी पास कर दी है। आगे फिर बोला है द कंपनी ऑल्सो इशूड 1,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। इन्होंने डिबेंचर इशू किए। अब जरा ध्यान दो, मैंने आप लोग को सिखाया है प्रोसीड मीन्स फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर ओनली, नॉट डिबेंचर। डिबेंचर की वैल्यू आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिबेंचर एक तरह का लोन है, आप लोन लेके पैसा नहीं तो चुका सकते इक्विटी शेयर का। तो आप इशू तो करोगे, एंट्री भी पास करोगे, बट वो अमाउंट इस्तेमाल नहीं करोगे बायबैक के लिए। तो चलो अब इशू किया डिबेंचर, तो पास करते हैं एंट्री वर्किंग नोट 2 फ्रेश इशू कर रहे हैं डिबेंचर का। ये कह रहे हैं कि कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 1,000 डिबेंचर, 100 रुपये का एक। कैसे पता चला 100 रुपये? तो देखो यहाँ पे 1,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, और ना कुछ बोला हो तो एक डिबेंचर 100 रुपये का ही होता है। ठीक है, तो चलो डिबेंचर इशू किया 100 रुपये का, ये हो गया 1 लाख। ये अमाउंट में यूज़ नहीं करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये 1,20,000 यूज़ किया प्रोसीड में, डिबेंचर की अमाउंट नहीं यूज़ करूँगा, बट एंट्री पास होगी ही होगी क्योंकि आपने डिबेंचर इशू किया। तो एंट्री आ जाएगी पैसा आया, और आपने 10% डिबेंचर इशू किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हो गया 1 लाख। डन। तो चलो अब हमने डिबेंचर भी इशू कर दिया।
अब बोल रहे हैं आफ्टर द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। हाँ, हमने शेयर्स और डिबेंचर दोनों इश्यू कर दिए। आफ्टर द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर द कंपनी बॉट बैक 20% इक्विटी कैपिटल फ्रॉम द ओपन मार्केट। चलो हम अब 20% को बाय बैक कर लेंगे, मतलब इसे हमने फुलफिल करना है। आप प्रीमियम कुछ भी नहीं दे रहे तो ऑब्वियस सी बात है आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 1,20,000 की रिक्वायरमेंट थी और 1,20,000 अरेंज हो गया है, तो आपके CRR में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ भी रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना चाहिए था उतना पूरा मिल चुका है। ठीक है, तो अब क्या ख़त्म, अब एंट्री पास करनी है। वैसे मेरी पहली एंट्री 3 लाइन की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बट यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, तो एंट्री कितने लाइन की होगी? 2। क्या हो जाएगी एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलो पहली एंट्री पास करते हैं बाय बैक की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट है इक्विटी शेयर का? 1,20,000। तो चलो 1,20,000 डन। चलो इसके बाद हमारी सेकंड एंट्री तो वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रेवेन्यू दोनों डेबिट टू बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू नहीं है। ये ट्रांसफ़र की एंट्री भी नहीं आएगी, कुछ वैल्यू नहीं है, तो सीधा पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। तो चलो आपने कितना पे करना है? 1,20,000। होल्डर में ट्रांसफ़र किया 1,20,000 ड्यू है, तो पूरा 1,20,000 पे कर देंगे। तो हमारी 6th एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने जितना ड्यू किया है उतना पूरा पे करेंगे। डन। तो चलो ये भी हो गया हमारा पूरा एंट्री खत्म। अब क्वेश्चन में बोला था पास जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है बैलेंस शीट का। चलो सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे क्या? शेयर कैपिटल। हम जाएंगे इसके नोट्स टू अकाउंट में। ऑथोराइज कैपिटल, अब क्वेश्चन में ना आपको ऑथोराइज कहीं पर भी नहीं बोला है। सर कैसा बोलेंगे? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कहीं ना कहीं तो अथॉरिटी बोला होगा, ये रहा ऑथोराइज कैपिटल करके स्पेसिफाई किया है ना, ऐसा स्पेसिफाई करेंगे ऑथोराइज। तो यहाँ पे तो हमें बोला ही नहीं है, यहाँ पे तो ऑथोराइज बोला ही नहीं है, लेकिन बिना अथॉरिटी के आप इश्यू कर पाओगे क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? अथॉरिटी में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क डबल अंडरलाइन, मतलब हमें नहीं पता बट ऐसा लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सक्राइब। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर ये एक तो मैं लिखने वाला हूँ इक्विटी, एक मैं लिखूँगा इक्विटी शेयर और एक मैं लिखूँगा प्रेफरेंस शेयर, यही 2 शेयर है। अब इसे ढूंढा कैसे जाएगा? ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है वो लिखो पहले, इसमें से माइनस कर दो बायबैक कितना किया, तो आपको मिल जाएगा आपके बैलेंस शीट में कितने इक्विटी शेयर आएंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में कितने थे, मतलब मार्केट में कितने शेयर थे, हमने कितने बायबैक कर लिए, तो अब मार्केट में कितने हमें वो लिखने हैं। प्रेफरेंस शेयर में ओल्ड बैलेंस शीट में कितने प्रेफरेंस शेयर है प्लस आपने फ्रेश इश्यू कितना किया। ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है प्लस फ्रेश इश्यू आपने कितना किया, बस इस तरह से लिखा जाएगा। तो चलो पहले इक्विटी शेयर हम सॉल्व करते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है? 60,000 शेयर्स बराबर। तो एक आ गया यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में था 60,000 शेयर माइनस आप बायबैक कितना कर रहे हो, तो वर्किंग नोट में जाएंगे हम और देख लो वहाँ पे हम बायबैक कर रहे हैं 60,000 का 20% मतलब 12,000, तो 12,000 शेयर्स आपके कम हो गए। तो नोट्स टू अकाउंट में आ जाएगा, यहाँ पे 12,000 माइनस हो जाएगा, तो आप लिखोगे 48,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ गया 4,80,000। पहले कितना था आपका? पहले कितना था? 60,000 इंटू 10, 6 लाख था ना।
ये तो 8 रुपया था तो 4,80,000 दिखा रहा है, 2 रुपया हमने मांग लिया ना कॉल करके। तो पहले 60,000 शेयर 10 का 6 लाख दिख रहा था, अब उसकी जगह कितना आ गया है 4,80,000 है मार्केट में शेयर। डन। तो अब आती है बारी प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर बोलता है ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है प्लस आपने फ्रेश इशू कितना किया। ओल्ड बैलेंस शीट में है प्रेफरेंस शेयर 5,100,000 का। अगर मैं 5 लाख को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया आपका 5,000 शेयर बराबर। 5 लाख को 100 से डिवाइड करके कितने शेयर्स आए 5,000। मतलब आपके पास यहाँ पे बोला हुआ था 60,000 शेयर, यहाँ पे नहीं बोला है, तो हमने अमाउंट को पर शेयर से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि हमारे 5,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में शेयर थे प्लस फ्रेश इशू कितने किए। तो वर्किंग नोट में देख लेना, यहाँ पे आपने फ्रेश इशू किया है प्रेफरेंस शेयर 1200। ओल्ड बैलेंस शीट में 5,000 थे, आपने फ्रेश इशू 1200 किए तो हो गए 6,200। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे नोट्स टू अकाउंट में कि भाई 5,000 पहले से थे प्रेफरेंस शेयर, हमने फ्रेश इशू 1200 किए तो हो गए 6,200। 10% वाला प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो ये हो गया 6,20,000। दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 11 लाख। डन। तो ये 11 लाख में जाके बैलेंस शीट में लिख दूंगा 11 लाख। डन। ये बैलेंस शीट बन रही है टेक्सास लिमिटेड की, नहीं ऊपर आएगा टेक्सास, टेक्सास ही है ना, हाँ। कब बन रही 31 मार्च 22, एज ऑन 31 मार्च 22। आपने सबसे पहले क्या लिख दिया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के बाद आपको ढूंढना है क्या रिजर्व्स, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा आपने ढूंढना है कैश। तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बनाया। अब ये सारा का सारा देखो जितना भी वैल्यूज है, जो 3 चीज़ें हम ढूंढने वाले हैं ये सब हमको वर्किंग नोट से ही मिलने वाला है। आपने रिजर्व्स बनाया था यहाँ पे बराबर, मतलब ये जो बैलेंस शीट में दिया था वही हमने यहाँ पे लिखा, हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो जो ये बचा है यही लिख देंगे बैलेंस शीट में बराबर। CRR कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, नहीं तो ये भी लिख देते हैं। तो चलो आप आ जाओ नोट्स टू अकाउंट में, यहाँ पे लिख देंगे हम, मैं एक एक करके लिखता हूँ। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 15,000, कैपिटल रिजर्व 15,000, जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। जरा इसका टोटल करो। छः 5 11 1 10 और 30 1 40, 1,40,000 का रिजर्व्स हो गया ख़त्म। ये भी जाके हम बैलेंस शीट में लिख देंगे 1,40,000। तो ये आपका टोटल हो गया 12,40,000। तीसरा हम ढूंढेंगे कैश। तीसरा क्या ढूंढेंगे कैश। आपके पास ऑलरेडी कितना कैश था 2 लाख, ऑलरेडी कैश था 2 लाख, तुम याद रखोगे कितना ऑलरेडी कैश था 2 लाख। अब रियल अकाउंट है कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी बैंक, जहाँ भी बैंक मुझे डेबिट में दिखेगा उसे ऐड कर देंगे, जहाँ भी क्रेडिट में दिखेगा बैंक उसे माइनस कर देंगे। पहली एंट्री में बैंक है नहीं, दूसरी एंट्री में बैंक है, 1,20,000 डेबिट में तो ऐड करेंगे। कैसे आया पैसा, ये फाइनल कॉल से, तुम याद रखना फाइनल कॉल से 1,20,000 आया। ठीक है, तुमने क्या याद रखा है बैलेंस हमारे पास 2 लाख है, तुमने याद रखना है कि 1,20,000 हमारे पास फाइनल कॉल से आया। फिर उसके बाद फिर से बैंक है, प्रेफरेंस शेयर का आपने इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो 1,20,000 आया, तुम याद रखना 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर आया। फिर से बैंक डेबिट में है, तुम याद रखना हमने डिबेंचर इशू करके 1 लाख आया, आपने अपना डिटेल्स याद है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं पर भी बैंक नहीं है, यहाँ पे कहीं पर भी बैंक नहीं, यहाँ पे है बैंक,
ठीक है, तो तुम याद रखना हमने बायबैक के वक्त पे किया है 1,20,000। 1 2 3 4 5 5 जन मुझे डिटेल बताएंगे, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन जाएगा। सबसे पहले क्या हमारे पास ऑलरेडी कैश बैलेंस था 2 लाख। तुम बताओ, फाइनल कॉल से आया, डेबिट में था तो ऐड करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव, और ये बैंक कौन से साइड था, डेबिट साइड, इस वजह से ऐड कर रहे हैं कितना 1,20,000। उसके बाद तुमने याद रखा प्रेफरेंशियल इशू किया, डेबिट में था तो ऐड करेंगे, फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर, ये भी डेबिट में था तो ऐड कर रहे हैं कितना 1,20,000। हाँ हाँ, अरे याद रखा तो कुछ तो, ऐड फ्रेश इश्यू डिबेंचर किया था, नींद में हो तो ये 1 लाख आया। फिर तुमने याद रखा था क्या, बायबैक के वक्त पे किया, क्रेडिट में था, पेड ऑन बायबैक, ये क्रेडिट में था तो इस वजह से माइनस कर रहे हैं 1,20,000। तो ये टोटल कितना आया 2 3 20 4 20 4,20,000 डन। तो ये आ गया हमारे कैश में, तो कैश में लिखेंगे 4 लाख। अब पता क्या करना है, पुराने बैलेंस शीट को देखना है, जो बच गया वो लिखना है यहाँ पे। तो देखो आपने इक्विटी शेयर लिख दिया, प्रेफरेंस शेयर भी लिख दिया, ये सारे रिजर्व भी लिख दिए, तो बचा क्या अदर लायबिलिटी 3 लाख। तो जाके हम लिख देंगे अदर करंट लायबिलिटी में 3 लाख डन। लायबिलिटी साइड हो गया पूरा कंप्लीट। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तीनों का टोटल करो 8 9 10 11 12,20,000। तो ये जाके हम लिख देंगे फिक्स एसेट में 12,20,000 डन। फिर क्या बचा, कैश, कैश वो तो लिख दिया हमने, तो मतलब हमने सारा आइटम लिख दिया। बस एक बार आपको वर्किंग नोट में नज़र मारना है कि कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि वहीं पे कुछ पेंडिंग हो सकता है। तो देखो वर्किंग नोट में हमने ये एंट्री पास कर दिया, इसको पास करने की ज़रूरत नहीं थी, ये पास कर दिया, फ्रेश इशू पास कर दिया है, बट डिबेंचर नहीं लिखा है हमने। आपने डिबेंचर इशू किया, इसका पैसा कितना आया वो जोड़ दिया, बट डिबेंचर इशू किया तो लायबिलिटी बन गई ना, दिस इज आवर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो 1 लाख आपको डिबेंचर में और लिखना पड़ेगा। तो आप डिबेंचर में जाओगे, यहाँ पे लिख दोगे आप कि आपके पास 10% डिबेंचर था जो आपने इशू किया है 1 लाख रुपीस का डन। अब ये हो गया ख़त्म, इसे टैली करेंगे। आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, ट्रेड पेएबल नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, तो टोटल हो गया 3 लाख। टोटल करो 12 13 14 15 16,40,000 डिबेंचर। डिबेंचर 1,20,000 था, कोई बात नहीं, ठीक है 1 लाख था। बादाम खाओ, रात को बादाम भिगो पानी में ऐसा और सुबह खा के आओ। तो ये हो गया 16,40,000, ठीक है। चलो लायबिलिटी हो गया एसेट साइड में, ये हो गया 12,20,000 और ये हो गया 4,20,000, 12 4 16, 16,40,000 में टैली हो गया। यहाँ पे 16,40,000, यहाँ पे 16,40,000 टैली। चलो इस तरह से आपका बैलेंस शीट बनेगा। पैसा कितना मिलता है किस चीज़ का, बहुत पैसा मिलता है, लेकिन ये बनाने के लिए तुमको प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा ना। और नहीं तो आपको क्या नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके क्या अकाउंटेंट बनना है। तो प्रोफेशनल कोर्स जब करोगे तभी ही आप ये सब बनाने का मौका मिलता है। प्रोफेशनल कोर्स बताऊँ क्या है,
लेक्चर के बाद।